हेलो बच्चों, सुपर यूनिक क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, वो भी गोलीय दर्पण से। तो गोलीय दर्पण से तीन विशेष किरणों का परावर्तन कैसे होता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। जब तीन किरणों का परावर्तन हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तब हम विभिन्न स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर और कैसे प्राप्त होगा, किरण आरेख द्वारा आसानी से दिखा पाएंगे। तो कौन सी तीन विशेष किरणें हैं जिनका परावर्तन हमें कैसे होता है समझना है। तो आइए बात करते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये अर्ध। दोनों में तो पहली कौन सी किरण है जिसका परावर्तन हम सीखना चाहते हैं? ध्यान दें, सबसे पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाए, तो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में किस मार्ग से जाएगी वापस, और उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात किस मार्ग से जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दोनों केस में ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब जाती है तो दर्पण से टकराती है। टकराने के पश्चात किस मार्ग से होकर जाएगी, इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखें, अवतल दर्पण में फोकस से, अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से निकल जाती। ये पहली किरण की बात कर रहे हैं। ऐसी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ऐसी किरण का परावर्तन कैसे होता है? अवतल दर्पण में आपने देख लिया। अब चलते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती, ऐसी दिशा में परावर्तित होकर निकल जाती है जैसे लग रहा है कि फोकस से होकर आ रही है, जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि फोकस पे तो किरण जा नहीं सकती, क्योंकि दर्पाली से फोकस की ओर नहीं जा सकती ना, लेकिन ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। तो ये विशेष किरण है पहले प्रकार की, जिसका परावर्तन दोनों दर्पणों से कैसे होता है। तो फिर से ध्यान दें एक बार, अवतल दर्पण में
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल के जाती। ठीक, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है, मतलब ऐसी दिशा में परावर्तित होकर जाती है कि लगता है कि फोकस से आ रही। ठीक है, तो ये विशेष किरण है जिसका परावर्तन आपको आना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार की, कौन सी किरण है और उसका परावर्तन दोनों दर्पणों में कैसे होता है, इसी चित्र में हम दिखाना चाहेंगे। तो अगली किरण कौन सी है? तो पहली किरण हमने देखा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसी दिशा में निकलती है। ठीक है, अब अगली हम बात करेंगे, कोई किरण जब वक्रता केंद्र से जाती है, किधर से आती है, किस बिंदु से आती है, वक्रता केंद्र से, तो किरण जिस मार्ग से जाती है यानी वक्रता केंद्र जाती है तो वापस भी उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ये दूसरे प्रकार की किरण है। अब आप कहेंगे उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए भाई, देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। आपने होती जब किरण तो कहां से जाती है, वक्रता केंद्र से, लेकिन इसमें जब आपतित होगी तो वक्रता केंद्र चूंकि इधर है तो यहां वक्रता केंद्र से जा नहीं सकती। तो आप ऐसा कहेंगे कि वक्रता केंद्र की ओर, देखिए वक्रता केंद्र की ओर ये किरण आ रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात क्या होगी, उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, इसमें वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण। ये ध्यान रखिएगा, जो आपतित किरण है इसमें वक्रता केंद्र से जाती है और इसमें वक्रता केंद्र की ओर आती है। तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार की किरण है, विशेष किरण है, इसका परावर्तन आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने दो प्रकार की किरणों का परावर्तन गोलीय दर्पण से देख लिया। अब तीसरे प्रकार की किरण कौन सी है और उसका परावर्तन कैसे होता है देखेंगे। ओके, तो तीसरे प्रकार की प्रकाश की किरण का परावर्तन, इन तीन विशेष किरणों का परावर्तन अगर आपको आ गया तो आसानी से आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर लेंगे। अगर वस्तु की स्थिति पता है कि मुख्य अक्ष पर दर्पण के सामने कहां रखी है, ये पता है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इन तीन किरणों में से दो किरणों का इस्तेमाल करेंगे और आसानी से आपको वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो आप कहेंगे अगली कौन सी विशेष किरण है, तो अगली ऐसी किरण जो फोकस से होकर जाए, कहां से, फोकस।
तो फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल दर्पण की बात हो रही, फोकस से जाती है कोई किरण, अगर फोकस से जा रही है तो उसका परावर्तन होने के पश्चात वो किधर जाएगी, किस मार्ग से जाएगी? सीधे मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई निकल जाएगी। अब इस केस में देखिए, अवतल दर्पण में कोई किरण अगर फोकस की ओर आती है, किधर आती है? फोकस की ओर। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, उत्तल दर्पण में कोई किरण वक्ता केंद्र से नहीं जा सकती, क्योंकि वो पीछे होता है, और फोकस से भी नहीं जा सकती। हाँ, वक्ता केंद्र की ओर आ सकती है और फोकस की ओर आ सकती है। तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हमने कहा था फोकस से आने वाली ना, इसमें क्या कहेंगे? फोकस की ओर आने वाली। क्या? फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये तीन विशेष प्रकार की किरणें हैं जिनको जानना, समझना आपके लिए जरूरी है। अगर इन तीनों किरणों का परिवर्तन आप समझ गए तो आसानी से किसी भी स्थिति में वस्तु हो, दर्पण के सामने रखी हो किसी स्थिति में, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आसानी से पता कर लेंगे। तो हम लोग चलते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी वस्तु का जो दर्पण के सामने रखी है, गोली दर्पण के सामने ना, पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहले हम सीखेंगे, ठीक है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो पहले हम अवतल दर्पण को बना लें। पहली स्थिति, वस्तु की स्थिति पहले कैसे में वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी, ये ठीक है। तो पहले केस पे हम लोगों ने बात करना शुरू करेंगे। पहली स्थिति, विभिन्न स्थितियां होती हैं, कई स्थितियां होती हैं जिनमें से हम पहली स्थिति लेके चलते हैं जब वस्तु अनंत पर हो।
अनंत का मतलब पहले समझ लें। अनंत का मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कितनी भी दूर हो, यानी जिसकी सीमा न हो, कहते नहीं अनंत का मतलब जिसकी कोई सीमा न हो, जिसको निश्चित न किया जा सके ना। तो इतनी दूर पर अगर कोई वस्तु दर्पण सामने रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत दूर है, पता नहीं यहां से दिल्ली या कहाँ, है नहीं। तो यहाँ पे मतलब अनंत का ये है कि ये फोकस हो, सॉरी सी डबल लिख दिया, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फोकस है, ठीक है। ये है ध्रुव और ये वक्ता केंद्र, और इसके ठीक बीच में फोकस होता है। तो देखो फोकस से और वक्ता केंद्र से और उससे दूर और उससे दूर और उससे दूर, थोड़ा काफी दूर कह सकते हैं। तो कोई वस्तु हमने ले लिया, ठीक है, ए बी, क्या ले लिया, मान लिया ए बी वस्तु है कोई। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनना हमें दिखाना है, कैसे बनेगा ना, कहां बनेगा। ध्यान दें, ये वस्तु अनंत पे है, अनंत मतलब फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या और उससे आगे और उससे आगे, यानी काफी आगे कह सकते हैं ना। तो दूर यानी काफी दूर कह लीजिए सॉरी। तो काफी दूर यानी अनंत पे जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक किरण आप ले लेंगे, कौन सी, समांतर जाने वाली, जो मुख्यतः के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण होती है, उसको लेकर चलेंगे हम लोग, है ना। और दूसरा और कोई किरण ले लेंगे। तो पहले चले तो समांतर, इससे वस्तु से क्या करती है, हम समांतर प्रकाश की किरण ले गए, और समांतर प्रकाश की किरण मुख्य के समांतर जो होती है प्रकाश किरण, उसका परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के पश्चात कहां जाती है, फोकस से। हम दूसरी कोई किरण देख ले रहे हैं, फिर वस्तु से जो समांतर आई किसके, मुख्य के, ये दूसरी किरण है। और आप जानते हैं इस स्थिति में भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर है कोई प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से, ठीक है। तो ध्यान दें, दो प्रकाश की किरणें हम कोई लेंगे, यहां पे फिलहाल मुख्य अक्ष के समांतर एक ही प्रकार की प्रकाश की किरण लेकर के हमें प्रतिबिंब मिल जाता है। क्योंकि ये अनंत पर है, काफी दूर है, तो यहां पर यही आसान है कि वस्तु को आप, जैसे हमने वस्तु ये भी मान लिया, ये काफी दूर इसको रख दिया और समांतर ले गए प्रकाश की किरण, परावर्तन 50 फोकस निकल गई, इधर से जो समांतर गई वो भी फोकस निकल गई। तो परावर्तन के पश्चात जो दो किरणें हम लेते हैं, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, प्रतिबिंब वहीं पे बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनता है, दो किरणें जो हम लेकर चलते हैं, जिनका परावर्तन कराते हैं, वस्तु लेकर चलते हैं और उसका परावर्तन करा के वो किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं परावर्तन के पश्चात, उस विशेष बिंदु पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए कहां पे हुआ निर्माण, प्रतिबिंब का, फोकस पर, क्योंकि दोनों किरणें फोकस पर प्रतिच्छेदित करते हैं एक दूसरे को ना। तो वस्तु की स्थिति क्या कहेंगे, अनंत पर, कहां पे, आप प्रतिबिंब की स्थिति बताएंगे फिर प्रकृत बताएंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गया, देखिए दर्पण के सामने फोकस पर, कहां पे, फोकस पर, कहां प्रतिबिंब बनना है, फोकस पर, कमा, कैसा बनेंगे, यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, वास्तविक, क्योंकि देखिए किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही, तो ये तो हो गया स्थिति। अब बात करेंगे प्रकृत, तो कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, ठीक। और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा है, सीधा लीजिए शॉर्टकट, बहुत छोटा, वस्तु की तुलना में बहुत छोटा, सॉरी।
इस प्रकार हमने देखा कोई वस्तु जो अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमें कहां मिलता है? फोकस पर। प्रकृति क्या होती है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वह से बहुत छोटा होता है। तो इस प्रकार हमने एक ही विशेष प्रकार की किरण, जो हमने अभी 3 प्रकार की किरणों का परावर्तन बताया था, उनमें से केवल एक ही प्रकार की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण का उपयोग करके हमने आसानी से इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर दिया। तो ये पहली स्थिति। इसी प्रकार अन्य स्थितियों पे भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगली स्थिति देखते हैं। इसका बनाने का जो अभ्यास है घर पे करिए आप। अब हम दूसरा प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। उसकी स्थिति क्या है, कहां पे रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, इसके लिए दूसरा चित्र बनाएंगे। तो अनंत के बाद हम लोग वस्तु को दर्पण के थोड़ा पास ला करके बात करेंगे, यानी कि दूसरी स्थिति को देखेंगे। दूसरी स्थिति में वस्तु की स्थिति क्या होगी? ये अनंत पे था, दूसरा होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। कहां पर? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी है। कहां पे है? वक्रता केंद्र और के अनंत के बीच, ठीक। चलिए ठीक है। ओ अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच कहां बनेगा? अभी देखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो देखिए, एक तो किरण हम सीधे क्या ले जाएं? मुख्य अक्ष के समांतर, जो फोकस से निकल आएगी, ठीक है। अब दूसरी किरण कौन सी लाए? भाई एक तो हमने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर ले जाए आसानी से, तो हमें उसका परावर्तन होकर के उस किरण का मार्ग मिलेगा, पहुंच जाएगी फोकस से। अब अगली कौन सी किरण लें? तो देखो, एक हमारे पास रास्ता है, वक्रता केंद्र से ले जाए और दूसरा रास्ता फोकस से ले जाए। तो इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए आप। तो हम चलिए ले रहे हैं वक्रता केंद्र से। तो कोई प्रकाश की किरण दूसरी थी जो वक्रता केंद्र से गई वस्तु से, और कहां पर? दर्पण के इस बिंदु पे टकराई, और टकराने के पश्चात वापस हो गई। अब जैसा कि आप जानते हैं, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौटती, तो इस प्रकार ये इसी मार्ग से वापस आ जाएगी। तो पहली वाली प्रकाश किरण परावर्तन पश्चात फोकस से निकली, ये वक्रता केंद्र से गई, वो वैसे ही निकल आई। तो परावर्तन पश्चात जो आई हैं किरणें, वो दोनों कहां पे एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही? इस बिंदु पर। इसको ए डैश कह लें और इस पे एक लंब खींच देती, हो जाएगा बी डैश, ठीक है। सॉरी, इसको उल्टा कह दिया। भाई ए आपने इधर कहा था, तो ये इधर बी भाई उल्टा बनेगा, ये बनेगा, तो ये हो जाएगा बी डैश। किस प्रकार ये प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता? कहां पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच।
तो दूसरी स्थिति है कौन सी स्थिति? जब वस्तु अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच होती है तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, कहां बनता, कैसा बनता, क्या होता है? देखें, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? साइज में छोटा और वास्तविक। ठीक है, तो ये है इसकी स्थिति और प्रकृति। सॉरी, क्या लिखेंगे? वक्ता केंद्र व फोकस के बीच, फोकस के बीच ये क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। फिर उल्टा, कैसा? उल्टा, छोटा तथा वास्तविक। तो हमने देखा जब वस्तु अनंत तथा वक्ता केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक होता है। वास्तविक क्यों होता है? क्योंकि परावर्तन के पश्चात जो किरणें आती है वास्तव में इस बिंदु पे काटती, छेद करती है ना। इस प्रकार ये इस स्थिति में भी आपने इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया। तो इस प्रकार दूसरी स्थिति को भी हमने समझ लिया। अब तीसरी स्थिति क्या होगी? तीसरी स्थिति वक्ता केंद्र पे वस्तु रखी जाए। फिर आएंगे अगली स्थिति क्या हो सकती है? तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाए वस्तु। फिर अगली स्थिति फोकस पे रखी जाए, फिर फोकस और दर्पण के बीच रखी जाए। तो 1 2 3 4 चार स्थितियां और हैं। उन पर अगर हम अलग अलग स्थितियों में रखें वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, तो इसके बारे में अगले टर्न पे हम लोग बात करेंगे। तो आज हमने प्रकाश की 3 विशेष किरणों का परावर्तन गोलीय दर्पण द्वारा कैसे होता है इसके बारे में जाना, और 2 विशेष स्थितियों में जो मतलब वस्तु के प्रतिबिंब बने, कैसे बने, 2 विशेष स्थितियां कौन सी? एक अनंत पे दिया था हमने और एक अनंत और वक्ता केंद्र के बीच पे। ठीक है, वस्तु रखते हैं तो कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है, कहां बनता है, इसके बारे में देखा। अन्य 4 स्थितियां और भी बनती हैं। इन 4 स्थितियों को हम लोग अगले टर्न पे सीखेंगे, देखेंगे कि किस स्थिति में कौन वस्तु का प्रतिबिंब, किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगले टर्न पे फिर मिलेंगे तो अन्य स्थितियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।